बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएस अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। मैं अजय कुमार आज आप लोगों के लिए एक और नया टॉपिक लेके आया जो कि हमारा स्टैटिस्टिक्स से होगा। स्टैटिस्टिक्स में हम मीन, मोड और मीडियन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी टॉपिक दे रखा है उसमें हमें मीन निकालना है, मीडियन निकालना है या मोड निकालना है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं और हम उसको अप्लाई कर देते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि हमें मीन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये कहाँ से आया है, ये किसका पार्ट है, इसको कैसे डिफाइन करना है। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ पाओगे तो आपको क्वेश्चन सिर्फ आप रट सकते हो, उनको कर नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहले आप जब भी कोई टॉपिक शुरू करते हो तो उसके बारे में ये जानने की कोशिश करो कि जो हमारा टॉपिक वो कहाँ से आया है, वो किसका पार्ट है। तो हम मीन, मोड और मीडियन को कराने से पहले आपको एवरेज कराना जरूरी समझते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो पार्ट है ये एवरेज के ही हमारे पास पार्ट होते हैं। ये हमारा एवरेज ही होता है, जो हमारा मीन होता है वो भी हमारे पास एक एवरेज ही होता है, मीडियन होता है वो भी हमारा एक एवरेज होता है और मोड भी हमारा एक एवरेज होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी एवरेज क्या होती है। अगर आपको एवरेज के बारे में पता है तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी मीन के बारे में जानने है कि हम मीन निकाल रहे हैं तो क्यों निकाल रहे हैं और मीन कैसे निकलेगा। उनको फॉर्मूला जो हमारे पास है उनको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एवरेज के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने बहुत से लोगों से सुना भी होगा कि एवरेज ने हमने इतना काम कर दिया। उसका मतलब क्या है कि उन्होंने जो काम किया है, ठीक है ना, उस काम को हमने क्या किया, उस जो नंबर्स जितने लोगों ने उस काम को किया उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं और हम बोल देते हैं कि जो हमारी एवरेज आई है एक आदमी को इतनी आई है। मान लो आपके पास अगर कोई 8 मजदूर है, ठीक है, और वो आपके पास घर में मकान बना रहे हैं और उन 8 मजदूर ने एक दिन में 8 कमरे बना दिए, तो आप क्या कहोगे शाम को कि हमारे पास एवरेज एक मजदूर ने एक कमरा बना दिया, क्योंकि उन्होंने 8 कमरे बनाए और 8 लोगों ने बनाए। तो 8 कमरों को 8 से डिवाइड कर दिया तो एक व्यक्ति ने कितना कमरा बनाया, एक कमरा, एवरेज बनाया ना। लेकिन ये तो नहीं है कि हर मजदूर इक्वल काम कर रहा है, कोई मजदूर कम काम भी कर रहा है, कोई ज्यादा भी कर रहा है, ठीक है ना, कोई मीडियम भी चल रहा है। तो सभी की एवरेज बताते हैं कि शाम के टाइम उन्होंने जो काम किया कि एक मजदूर ने एक दिन में इतना काम कर दिया, तो वो हमारी क्या कहलाती है, एवरेज कहलाती है। या दूसरा एग्जांपल आप ले लो, आप बोल दो कि जो इंडिया में है जो डेथ है वो 75 के आसपास हो जाती है, यानी एवरेज आपकी क्या है, 75। इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति 75 के जाकर मर रहा है, इसका मतलब ये है कि एवरेज है वो आपकी इंडिया के अंदर। कोई व्यक्ति 65 पे भी जा रहा है, कोई 75 पे भी है, कोई 85 पे भी है, कोई 90 पे भी है, कोई 30 पे है, कोई 20 पे भी है, लेकिन एवरेज क्या है हमारे इंडिया की जो, वो है 75 है। ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, एवरेज। एवरेज एक ऐसा काम करती है कि आपके साथ जो वोल डाटा होता है, गिवन डाटा होता है, उसको एक सिंगल वैल्यू के अंदर रिप्रेजेंट कर देती है, वो हमारी क्या कहलाती है, एवरेज कहलाती है। तो एवरेज की डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिख रखी है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज टू रिप्रेजेंट्स द एंटायर डाटा बाय ए सिंगल वैल्यू। ठीक है ना, आपके पास जो गिवन डाटा होगा उसको एक सिंगल वैल्यू के अंदर क्या कर देगी, रिप्रेजेंट कर देगी। आपको उस सिंगल वैल्यू से पता चल जाएगा जो हमारा गिवन डाटा है वो क्या है, वो हमें क्या बताना चाह रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाती है, हमारी एवरेज कहलाती है। और सच वैल्यू इज कॉल्ड एवरेज। ठीक है ना, ऐसी वैल्यू हमारे पास क्या कहलाती है, एवरेज कहलाती है। इसके बाद हमारे पास आता है एवरेज की टाइप्स। आपके एवरेज की टाइप्स आते हैं अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। आपके इस पास 5 टाइप्स होती हैं एवरेज की। तो जो हमारा क्लास 10th है उसके अंदर हम 3 ही टाइप पढ़ पाएंगे, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड। जो हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, तो हम उसको नहीं करवाएंगे। इसका वीडियो हम अलग से अपलोड करेंगे और अलग से एक कोर्स बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो इस कोर्स में हम सिर्फ 3 ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा था वो अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या कहता है कि ये भी आपके पास एक प्रकार की एवरेज ही है। और ये एवरेज कैसी है, जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनका सम करके जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितने नंबर्स में वो कितने हैं, उससे अगर डिवाइड कर देते हैं जो आपके पास वैल्यू निकल के आती है वो क्या कहलाती है, आपकी अरिथमेटिक मीन कहलाती है। डेफिनेशन क्या कहते हैं, इट इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, कि सम करेगा आपके सभी की सभी ऑब्जर्वेशंस का। यानी कि आपके पास कोई भी काम होगा या कोई भी आइटम्स हो सकता है, उनका क्या करेगा, सम करेगा, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और वो डिवाइड कर देगा टोटल नंबर्स कि वो नंबर्स में आपके पास वो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है। तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक मीन कहलाएगा।
जो हमारा अरिथमेटिक मीन होता है उसको हम एक्स बार, जो मीन हमारा होता है हम उसको डिनोट करते हैं एक्स बार से। किससे करते हैं? एक्स बार से। मान लेते हैं कि लेट x1, x2, x3, x4 और xn आपके पास n क्या है? ऑब्जर्वेशंस है। ये क्या है आपके पास? ऑब्जर्वेशन है। आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा? मीन एक्स बार को मैंने मीन से डिनोट कर दिया है एक्स बार से। तो आपको क्या करना पड़ेगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। क्या करो? आपने क्या कहा? सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और ऐसे चलते जाएंगे प्लस xn डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये नंबर्स में हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है? तो यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4 और कहाँ तक आ रहे हैं? हम तक n तक आ रहे हैं। तो कितने नंबर्स में हमारे पास? ये n है। तो हम किससे डिवाइड कर देंगे? इसको n से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो हमारा निकल के आएगा, ये हमारा क्या निकल के आएगा? अरिथमेटिक मीन निकल के आएगा। अरिथमेटिक मीन में भी हमारे पास दो टाइप्स होती है, सिंपल अरिथमेटिक मीन और वेटेड अरिथमेटिक मीन। क्योंकि जो हमारी एवरेज होती है उसमें हमारा क्या आता है? सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज होती है। सिंपल एवरेज का मतलब क्या आता है? मान लो आप कहीं भी घूमने जाते हो, आप सन 2000 में गए, ठीक है, और आपका जो खर्चा आया वो आया 10,000। यानी आप घूमने गए, मैंने आपसे पूछा कि आप अगर शिमला गए थे तो आपका खर्चा कितना आया, तो आप क्या कहोगे कि जब मैं 2000 में गया तो मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये खर्चा आया। फिर मैं उसके बाद 2003 में गया, ठीक है, जब मैं 2003 में गया तो मेरे पास 15,000 का खर्चा आया, ठीक है। फिर कहोगे कि आप मैं 2004 में भी गया तो मेरे पास 20,000 आया। फिर मैं 2005 में गया तो मेरे पास 25,000 रुपये। 2006 में गया तो मेरे पास 30,000 रुपये खर्चा आया, ठीक है। आप 2000 में गए तो 10,000 रुपये का खर्चा आया, 2003 में गए तो 15, फिर 4 में गए तो 20,000, 5 में गए तो 25 और 6 में गए तो 30,000 आए। अब आप ये सोचेंगे कि अगर मैं शिमला जाना चाहूँ तो मैं कितने पैसे लेके जाऊँ? ये तो है नहीं कि आप 30,000 लेके चले जाओ, ये भी नहीं है कि आप 10,000 लेके चले जाओ। तो आप क्या करोगे? इसकी एवरेज निकालोगे। एवरेज कैसे निकालोगे? इन सभी को ऐड करके। और वो कितनी बार गया? भाई 2000 में एक बार ही गया, 2003 में भी एक बार गया, फिर 2004 में भी एक बार गया, 2005 में भी एक बार गया और 2006 में भी वो एक बार ही गया। तो इन सभी को ऐड करके आप क्या करोगे? 5 से अगर डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगी कि उसने एवरेज इतना हम लेके चले जाओ शिमला जा सकते हैं। लेकिन अगर वो कह दे कि मैं 2000 में 3 बार गया, फिर मैं सन 2003 में गया, ठीक है, लेकिन 2003 में मैं एक बार ही गया, जबकि 2004 में मैं 2 बार गया, 2005 में मैं 6 बार गया और 2006 में सिर्फ मैं 2 बार ही गया। यानी कि वो हर साल कभी 2 बार जा रहा है, कभी 3 बार जा रहा है, कभी 6 बार, कभी 5 बार जा रहा है, ठीक है ना। यानी डिफरेंस इंपोर्टेंस दे रहा है वो, और आपके पास जो पैसे हैं वो भी डिफरेंट है। तो ये जो आपके पास एवरेज कहलाएगी वो कौन सी एवरेज कहलाएगी? वेटेड एवरेज कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसका जब हम एवरेज निकालेंगे तो जब क्या करेंगे? इन सभी को ऐड करके, ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएंगी? वही वो एक बार 3 बार गया, 10,000 जब खर्चा किया उसने तो 3 बार गया, फिर एक बार ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी इन सभी को ऐड करके इनके सम के से डिवाइड कर दोगे। यानी इनका सम करोगे आप, जो भी आपके आएगा उसको डिवाइड किससे करोगे? इनके सम से डिवाइड कर दोगे। तो ये जो हमारा मीन आएगा, एवरेज आएगी, कौन सी एवरेज आएगी? वेटेड एवरेज आएगी। सिमिलरली हमारा जो मीन होगा वो क्या होगा? सिंपल अरिथमेटिक मीन। अगर आपके पास ये नहीं दे रखा है, ठीक है, और इसका आप एवरेज निकालते हो, तो यानी कि वो 2000 में एक बार गया, 2003 में भी एक बार गया, 2004 में भी, 2005 में भी और 2006 में भी वो एक बार ही गया, और इनका सम करके इनके सम से अगर डिवाइड कर देते हो तो आपके पास क्या आता है? सिंपल अरिथमेटिक मीन आएगा। लेकिन अगर वो कह देता है कि मैं 2000 में 2 बार गया, 2003 में 3 बार गया, 2004 में 5 बार गया, 2006 में एक बार ही गया, 2007 में मैं 7 बार गया, 2006 में मैं 7 बार गया, तो बताओ आपके पास मीन क्या आएगा? ठीक है ना, अरिथमेटिक मीन क्या आएगा? तो यहाँ से जब इसका सम करके आप इससे डिवाइड करोगे तो हमारा वो कौन सा मीन कहलाएगा? वेटेड अरिथमेटिक मीन कहलाएगा, क्योंकि आपने जो आपके ऑब्जर्वेशन थी उनको आपने अलग अलग इंपोर्टेंस दी है। अगर आप सेम इंपोर्टेंस देते हो तो आपका क्या कहलाएगा? सिंपल अरिथमेटिक मीन। अगर अलग अलग इंपोर्टेंस देते हो तो आपको कौन सा कहलाएगा? वेटेड अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। इसके बाद आता है आपका सिंपल अरिथमेटिक मीन।
इसमें हमारे पास सीरीज आती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। हम इंडिविजुअल सीरीज को हम क्या कह सकते हैं, अनग्रुप्ड डाटा फ्रीक्वेंसी, अनग्रुप्ड डाटा। और जो हमारा डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज होती है उसको हम कहते हैं ग्रुप्ड डाटा। क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा। इंडिविजुअल सीरीज आपके पास कहते हैं अनग्रुप डाटा, जबकि आपके पास डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज आपकी क्या कहलाएगी, ग्रुप डाटा कहलाएगी। ठीक है, ग्रुप डाटा क्यों कहलाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा अनग्रुप डाटा होगा वही इंपोर्टेंस देगा, वो इक्वल इंपोर्टेंस देगा। ठीक है, आपके पास कोई भी डाटा होगा वो ये जो डाटा है हमारे पास ये कौन सा है, अनग्रुप डाटा है, जबकि ये जो हमारे पास डाटा दे रहा है, ये जो वेटेड अरिथमेटिक मीन का जो हमारे पास डाटा है, ये आपके पास क्या है, ग्रुप डाटा है। इसको हम रो डाटा भी कह सकते हैं, जबकि जो आपका ग्रुप डाटा होता है वो क्या है, अरेंज डाटा, क्योंकि हम अरेंज कर रहे हैं। भाई वो 10,000 में 2 बार गया, 15,000 में वो 3 बार गया, 20,000 में वो 5 बार गया, जबकि 25,000 में वो 1 बार ही गया। तो यहाँ पे हम डाटा को अरेंज करते हैं, इसको अरेंज डाटा भी कह सकते हैं। और इन सीरीज को सोल्व करने के लिए अब हमारे पास मेथड्स आएंगे, क्योंकि जब आपको क्वेश्चंस दे देते हैं तो आपको पास ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हम किस क्वेश्चन के ऊपर कौन सा मेथड लगाएं, हमारा कौन सा मेथड अप्लाई होगा, या हम कौन सा मेथड अप्लाई करके इसको जल्दी से सोल्व करें। मोस्टली स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि रटने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास ऐसी सीरीज दे रखी है तो हमें ये मेथड लगाना होगा, हमारी बुक के अंदर ये दे रखा था। ठीक है, आपको जब यही नहीं पता रहेगा कि वो सीरीज है कौन सी, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है या कंटिन्यूस सीरीज है, और हम उसके ऊपर कौन सा मेथड लगाए तो हमारा सॉल्यूशन आएगा। तो हम 1 बाय 1 करवाएंगे। सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज लेके चलेंगे और उसमें हम 1 मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड अप्लाई करके आपको बताएंगे कि हमारे पास कैसे सोल्व करना है। तो हमारे पास मेथड्स भी 3 है, एक तो डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड है, और इसको विद स्टेप डेविएशन। और जो हमारा इंडिविजुअल इनडायरेक्ट मेथड होता है इसको हम अज्यूम मीन मेथड भी कह सकते हैं और शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 मेथड है जिनका हम 1 बाय एग्जैक्ट एग्जाम्पल लेंगे और एक एक मेथड को सोल्व करवाएंगे, जो कि हमारे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन फ्री लेक्चर्स का फायदा उठा सके। नेक्स्ट लेक्चर आने तक